नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज चौथा बजट पेश करेंगे। बताते चले कि प्री बजट बैठकों के बाद सीएम ने कल्याणकारी बजट के संकेत दिए थे और इसके बाद आज बजट पेश होना है। राज्य का बजट कल्याणकारी और हर वर्ग के लिए अच्छा, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया था। साथ ही साथ सभी वर्गों से आए फीडबैक के बाद बजट के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, ऐसी बात भी सीएम की तरफ से कही गई है। सरकार इसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो सीएम की तरफ से बजट को लेकर कही गई है। तो आज सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगे। वहीं विधानसभा में बजट पेश करने से पहले 3 दिन सदन में बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिशें भी की, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने नेता विपक्ष का बेबाकी के साथ जवाब भी दिया। सवालों और जवाबों से सदन गर्म रहा। सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कार्रवाई के दौरान नोक-झोंक भी देखने को मिली। सीएम ने बजट को जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के ई टेंडरिंग पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने साफ कर दिया कि वे किसी कीमत पर पोर्टल को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सब कुछ पारदर्शी करना होगा, जो ई गवर्नेंस के जरिए ही हो सकता है। सीएम ने साफ कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना उनका जुनून है। इसी के साथ तीसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हुई है। वहीं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। तो आज प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। 2024 के चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा और इसी बजट के सहारे सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश करेगी। इसलिए ये बजट भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और लोगों की भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। बताते चले कि पिछले साल का जो बजट था वो 1,77,255 करोड़ का बजट था और इस बार 1,85,000 करोड़ तक इस बजट के पहुंचने की उम्मीदें हैं। वहीं लगातार कार्यवाही चल रही है। बजट सत्र की शुरुआत हुई और जिसके बाद से आज चौथा दिन है जब प्रदेश का बजट पेश होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है जिस तरह से इस बजट को लेकर कि ये आम जनता का बजट होगा। और आज बजट पेश हो रहा है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल भाग सिंह आपसे है। सर मैं जानना चाहूंगी कि आज जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जो कल्याणकारी बजट है और पेश होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बजट को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से भी आपने बताया है कि पिछला बजट जो था 1,77,255 करोड़ रुपए का था, अब की बार बढ़कर बजट पेश होगा और हमारा मुख्यतः जो इसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये एक बड़े बिंदु अहम रहेंगे आज के बजट के, जो जहां तक, क्योंकि ये बड़ी जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। और इसके अलावा प्रदेश के जो सर्वांगीण विकास हो,
और वो बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी हो, इस प्रकार का बजट सरकार पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का बजट जिस प्रकार से संकेत लिए, और ये कि प्रथा भी चली है कि जो जिस फील्ड के लोग हैं उन लोगों के साथ बैठकर बजट में चर्चा करना, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी समय से उन सभी फील्ड के साथियों के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ और अन्य वर्गों के साथ बैठकर पूरी तरह से चर्चा की, विपक्ष के साथ बैठकर बात की। तो इस प्रकार का बजट जब सभी लोगों की सहमति और सब लोगों की बात सुनकर तैयार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत भी हैं राजनीतिक तौर पर, और जो बजट है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। जिस प्रकार से सड़कों का था, सड़कों के ऊपर भी इस बजट का, क्योंकि मेन धमनिया है जिस प्रकार से हम शरीर की कह सकते हैं सड़कें हैं, और इसके अलावा जो एजुकेशन है, एजुकेशन आज हरियाणा प्रदेश में जो पूरा तरह से सरकार इस चीज पर तय कर चुकी है कि जो शिक्षा है वो हर बच्चे को शिक्षा उसका अधिकार के रूप में शिक्षा मिले। उस प्रकार से जिस प्रकार कोरोना की महामारी से ये देश और दुनिया या प्रदेश हमारा निकल कर आया है, उस प्रकार से जो शिक्षा के साथ साथ हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज जो प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, ऐसे में ये समझना, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी आकाश जी। I think it's going to be definitely a high growth budget because I have high respect for Khattar Saab, Haryana CM. I think the core focus is going to be on infrastructure, then agriculture, plus I think deficit coverage also is going to be a main theme. Overall, I think it's going to be a growth oriented budget because what I see is the certain issues which Haryana is suffering. Firstly is agriculturists. They need a lot of attention. Secondly, unemployment is another issue which needs to be focused upon. Thirdly, if we talk about industry, I think there would be a lot of push to have massive industrialization within the state. So I think that also there are going to be a lot of incentives. Plus, what I firmly feel is that there could be some VAT reduction also in diesel, because diesel is something which is very important for agriculturists. Then if we talk about the housewife is not happy with inflation. Right now also inflation is 6.5%. And if we talk about unemployment, because of Russia-Ukraine war, we had high unemployment in the month of December 2022. The national unemployment rate was as high as 8%. And the urban unemployment was more than 10%. So I think the focus would be to generate employment. Focus would be to keep the agriculturists happy. Focus would be to invite industry into the state so that there could be rapid industrialization. And I think deficit reduction also is also going to be one of the key areas. Now, if you are, I think what I can make out from all the BJP budgets is that whether the central government budget, I analyzed central government budget for various channels. Yesterday I did it for UP budget. I think the main focus BJP governments are having is on infrastructure. So I think on highways, infrastructure, there's going to be a lot of focus, and that's going to be a very good thing because that would generate a lot of employment also. If you put a lot of money on infrastructure, that benefits agriculture also. That's good for health infrastructure also. Plus, it's a good employment generator also. And then once you put money for infrastructure, that's a tax generation also. So I think it's a good way to kickstart the economy, to give growth to the economy. Otherwise, I think the state is doing wonderfully well. Overall, also we have seen the country is giving around 7% GDP growth, whereas the entire world is going through global recession. See, when we see an economy like America, last year 2 quarters they had negative GDP growth. Now China, the second biggest economy in the world, they had merely 0.4% GDP growth in one of the quarters last year. And this year, if we see, economies like UK, Germany, they are facing recession, whereas India, under the guidance of our visionary Prime Minister Modi Saab, is delivering around 7% GDP growth, and we are the fastest growing economy. So I think I have a lot of hopes from the BJP government, particularly Khattar Saab. So, and I think it's going to be a growth-oriented budget. It's going to be focused on agriculturists, infrastructure, employment generation, and also it would try to reduce inflation. So one clear-cut suggestion from my side. Now diesel is something which is very relevant, and diesel has 2 taxes. One is the central government which charges excise. One is the state government which they charge VAT. So here I would request the CM Saab that if there could be certain reduction in VAT and diesel, that could provide a lot of boom for the state, because that way housewives would be relieved, inflation would be reduced, plus our agriculturists, they will stand to gain, because for agriculturists, diesel is
like lifeline type diesel is very important for our agriculturist brothers. Plus, whatever tax we are going to lose on that way, I can give you, my organization akashindal.in can give you entire data how that tax could be made up because of the GDP growth which we are going to have for the state. Because I think there's going to be a massive push to the GSTP of the states because of this. Plus, what I feel is one more key area which is here for Haryana. When we talk about Gurugram और गुड़गांव, we see a lot of IT and BPO in Gurugram. सर, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोकना चाहूंगी, आप जैसे कि जिक्र करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की, तो मैं अगर खासतौर पर इस वर्ग की बात करूं तो इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में एक तरक्की देखने को मिलेगी हमें? तरक्की इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेरे हिसाब से हाईवे के ऊपर काफी काम किया जाएगा। ऑलरेडी हरियाणा देखिए, हरियाणा में जहां कई पॉजिटिविटीज हैं, हरियाणा का युवा मेहनती है, टैलेंटेड है, काम करना चाहता है, बट रोजगार की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती क्योंकि लैंड ड्रॉप्ड है, फ्री कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे एफर्ट्स की वजह से DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, अमृतसर कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आ रही हैं, तो इसको विद इन हरियाणा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे कल यूपी के बजट से देखें आप, यूपी के बजट में जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पे फोकस रखा गया है, इसके अलावा बाकी एक्सप्रेसवे पे फोकस रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करें, 10 लाख करोड़ का कैपेक्स रखा गया है। उसी ट्यून पे मुझे लगता है हरियाणा के बजट की रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए। काफी बड़ा एक्सपेंडिचर, ह्यूज outlay is something which I expect on infrastructure, and infrastructure is going to provide lot of jobs. Because if we talk about opposition in Haryana, opposition has always been talking about unemployment. So unemployment eradication or employment generation is going to be a key focus area. Plus, if you talk about deficit, there's deficit also, we have to accept deficit. Let me explain it to people in common language. आम भाषा में लोगों को समझा दूं, डेफिसिट का मतलब सरकारी घाटा, यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में जो गैप है, तो उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, लोन को कम करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में बहुत छोटी छोटी मंडियां हैं जहां एमएसएमई जो है वो हरियाणा की बैकबोन है। तो वो जो है हमारे जो कारखानेदार भाई हैं, जो 12, 15, 18 लोगों को रोजगार देते हैं और लोकल इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका रिवाइवल, तो उनकी ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है उनके लिए पैकेज आने की संभावना। आकाश जी, अगर किसानों के बारे में मैं बात करूं कि इस बजट से किसानों को किस तरह से एक राहत मिल सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट है किसान, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, आज आकाश जिंदल जैसे किसी व्यक्ति ने 20 लाख की गाड़ी के लिए लोन लेना हो तो उसे शायद 0% पे लोन मिल जाता है, क्यों? क्योंकि शायद मैन्युफैक्चर की सबवेंशन हो, बट हमारा किसान भाई उसको मिलता है 12% पे। ऐसे ही आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति ने 5 करोड़ का फ्लैट लेना हो, उसे शायद 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, क्योंकि शायद बिल्डर की सबवेंशन होगी। लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, जो आकाश जिंदल से नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमी के लिए, उसको कर्जा मिलता है 12%, 15% पे। तो सबसे पहले मुझे लगता है, और आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील भी करना चाहूंगा, किसान भाइयों के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन चलाई जाए, ताकि किसानी को, खेती को हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। दूसरा आ जाता है ट्रैक्टर्स के लिए। मेरे हिसाब से ट्रैक्टर परचेज करने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव आना चाहिए, ताकि सारे किसान भाई जो है जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो अपने खेतों में ऑटोमेशन कर सके। देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, बहुत ही खूबसूरत सोच है उनकी, किसान भाइयों की इनकम डबल करनी है। तो किसान भाइयों की इनकम डबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, यानी पर हेक्टेयर उनकी जो यील्ड है, आउटपुट है, बढ़ानी होगी। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि किसान भाइयों का उत्पाद जो है वो मंडी तक बिना नष्ट हुए पहुंच सके। अब वो बिना नष्ट हुए कैसे पहुंचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। साथ ही साथ हमें उनको उचित मूल्य दिलाना होगा। तो मैंने जो सरकार को सजेस्ट किया, हरियाणा गवर्नमेंट को, वो स्कीम सजेस्ट की है, जैसे भावांतर भुगतान योजना थी एमपी में, कि अगर एमएसपी से अलग भी कोई फसल बिकती है तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे किसान भाइयों को दिया जाए। वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है। ठीक है आकाश जी, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। मैं भाग सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये कल्याणकारी बजट आज पेश होने वाला है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। इसके बाद मैं टीना जी आपके पास आऊंगी।
आकाश जी को भी विस्तार से सुना। देखिए, उम्मीद है जिस प्रकार आकाश जी ने बात बताई है, इसी तरह से प्रदेश के हर नागरिक की उम्मीद होती है कि जो बजट हो वो कल्याणकारी हो। और जिस बारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट के साथ जब बैठक भी हुई, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और सभी मंत्रीगण थे उस बैठक के अंदर, और उन्होंने इस पूरे बजट के ऊपर पूरी तरह से चर्चा की। जिस प्रकार से भी आकाश जी एक बात बता रहे थे कि किसान को जो एग्रीकल्चर के लिए है, वो जो छोटा जिम्मेदार है, छोटा किसान है, उससे बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ना। एक टैक्स है हरियाणा सहकारी समितियों के लाइक, उसी तरह टैक्स है हर क्षेत्र के अंदर, वो भी 1 से 1.5 लाख तक का लोन आज भी किसान को 0% इंटरेस्ट के साथ दे रही है, जिस किसान का हिसाब किताब एकदम सही है। तो लगभग काफी साल से जब से गवर्नमेंट बनी है, किसान के ऊपर उसका 1 रुपया भी इंटरेस्ट का नहीं देना पड़ता। वो अपनी खाद के लिए उसे खाद के लिए अमाउंट मिलता है, और अपना जो और काम है जैसे डीजल लाना है, बीज लाने हैं, उन चीजों के लिए भी अमाउंट मिलता है। लेकिन इससे बढ़कर किसान के लिए करना पड़ेगा, जिसके लिए आज के बजट में मैं पूरी तरह से, उस समय आपने बीच में रोक दिया आकाश जी के लिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई थी, ये पंचायती राज गांव की गलियों से शुरू होकर बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े सब हाईवे, स्टेट हाईवे तक, वहां तक जाएगा। बिल्डिंग्स होंगी, एमएसएमई के ऊपर जिक्र किया, ये सारे ही पॉइंट उसके अंदर आने वाले। और सबसे बड़ा एक इशू था जो रोजगार के ऊपर था, बेरोजगारी, उसके लिए भी गुड़गांव मानेसर इस फील्ड के अंदर अमेजन जो है बहुत बड़ी कंपनी है, वो आ रही है। उसके बाद सोहाना में आईटी सेंटर के लिए बात चल रही है, पंचकुला में आयुर्वेद कॉलेज, यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर इसके लिए काम किया जा रहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। जिस प्रकार से 75% था, उसकी कीमत आज पता लगेगी आने वाले समय के अंदर। जो हरियाणा प्रदेश में रहने वाले हैं, जो सैलरी 50,000 से नीचे 30,000 से नीचे होगी, उसमें हमारे लोकल लोगों को थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया है। सरकार ने वायदा किया था, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो कहा था, वो सरकार के पार्ट पर पूरा कर दिया। न्यायालय का सम्मान करते हैं, थोड़ा न्यायालय की है जो टेक्निकलिटी है वो क्लियर होने के बाद हमारे प्रदेश के युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना रोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा। पंचायती राज टीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। टीना जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरह से भाग सिंह जी कह रहे थे कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए गए हैं और आज बजट भी पेश होने वाला है, विपक्ष के तौर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? ये बजट आया तब भी जनता जो है निराशाजनक महसूस कर रही थी, क्योंकि और केंद्रीय बजट में भी कुछ नहीं था। इसी प्रकार अगर हम हरियाणा के बजट की बात करें तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि खट्टर सौगात देने वाले हैं, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए, जिस तरीके से अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का निजीकरण कैसे बढ़ रहा है, आप देखिए डीसी रेट पे नौकरियां दी जा रही हैं, और अगर युवाओं की बात की जाए, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो दूसरे प्रदेशों में इधर भटक रहे हैं, डिग्री लेकर घूम रहे हैं। जिस तरीके से यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार में जिस तरीके से शिक्षा पर जोर दिया गया था, हायर एजुकेशन पर बजट पर इतना बजट दिया गया, बजट पर प्रावधान किए गए थे। लेकिन आप भाजपा और जो जजपा सरकार है उसके बजट की अगर हम पिछले बजटों की भी बात उठाकर देखें तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, ये सरकार अगर सोशल जस्टिस की हालांकि बात नहीं करती है, ऐसी वर्ग के लिए, खासकर छात्रों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप बजट उठाकर देख लीजिए, फेलोशिप का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। छात्र जो है वो देखते हैं कि अखबार पढ़ते हैं और जिस तरीके से टीवी में देखते हैं कि क्या हमारे पास हमें कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए, क्या हमें छात्रवृत्ति में या कोई ऐसा प्रावधान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हम किसान वर्ग की बात करें, किस तरीके से कमर तोड़ दी गई है इस भाजपा सरकार ने कि उनके लिए भी कुछ ऐसा कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। मनरेगा की बात करें, मनरेगा का बजट काट लिया गया है, केंद्रीय बजट में देखेंगे मनरेगा गायब कर दिया गया है एक तरीके से। महिलाओं के लिए बात करें, कोई महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था इस समय लचर दिख रही है। आपके सवालों का जो आपके सवाल है उनके जवाब ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास वाल्मीकि जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, टीना जी, जिस तरह से आप कह रही थी कि सरकार की तरफ से आपने चाहे फेलोशिप का मुद्दा उठाया है, आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं भाग सिंह जी से ले लेती हूं। भाग सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ना छात्रवृत्ति दी गई है, युवा बेरोजगार हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से अभी मेरी बहन टीना जी ने एक बात रखी है,
मेरा तो ये मानना है कि बिना बजट देखे, बिना कुछ सुने कोई प्रतिक्रिया देना, ये तो एक मन बना रखा है कि विरोध के लिए ही विरोध करना है। अगर बजट आने के बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है मेरी बहन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हम समझते हैं कि उन्होंने बजट को एनालिसिस किया, बजट के पहलुओं को देखा, कहाँ कमी है उसे एनालिसिस किया, एक बजट को देखने के बाद कोई लेकिन मन बना रखा है। सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, आप भी एनालिसिस करिए ना, पिछले बच्चों को नहीं, हमने एक साथ में एकदम उम्मीद जोड़ी है कि हम ऐसा बजट लेकर आ रहे हैं। यदि हम नहीं लेकर आते तो ये प्रतिक्रिया इस प्रकार की, एक मन बना रखा है बजट का। अभी सुबह 9 बजे बजट पेश नहीं हुआ, अभी विरोध कर दिया, और आप शाम की डिबेट देख लीजिए, जो साथी और बैठेंगे बजट के बाद, आफ्टर बजट जो भी डिबेट होगी उसके अंदर भी यही स्टैंड रहेगा जो अभी सुबह बोला है। यानी कि बजट देखने से मतलब नहीं, बजट सुनने से मतलब नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया इस प्रकार से देने के कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए, केंद्रीय बजट से मैंने शुरुआत करी है, केंद्रीय बजट से आप उस बजट को देखेंगे और आप हरियाणा की तुलना करेंगे। मैंने उस पर अपनी बात रखी है। आप हरियाणा प्रदेश पर 2,43 करोड़ कर्ज है। सर एक एक करके बोलिए, चुकाएंगे एक एक करके बोलिए तो दोनों को ही समझ मैं वही नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। 2,43 करोड़ पहले आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी उनसे, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी, पूरा समय मिलेगा। जी भाग सिंह जी। मैंने ये कहा कि जितना अभी बजट के लिए जिस प्रकार से सभी लोगों से बैठकर माननीय उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग के अंदर जो सारी पहलुओं के ऊपर दुष्यंत चौटाला जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब फाइनल एक ड्राफ्टिंग कटिंग इसकी हुई, कैबिनेट में बैठकर मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसके अंदर बैठकर बात हुई, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर फील्ड के व्यक्तियों से इसका एकदम बजट किस प्रकार से हो पूरी चर्चा करने के बाद जब बजट लेकर आ रही है, तो मेरा मानना है कि उस बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। मैंने शिक्षा से बताया है, स्वास्थ्य से बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बताया है, किसानों से संबंधित बताया है, रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़े, और जिस प्रकार से पंचायतें पढ़ी लिखी आई हैं और 50% हमारी बहनों को उनका अधिकार मिला है, उनसे किस प्रकार से बढ़िया काम हो ग्राम पंचायत स्तर पर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आती है, वो बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना, उसके साथ साथ छोटे से छोटे गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं को मिलना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। किसानों को बागवानी खेती के लिए, अन्य खेती के लिए प्रेरित करना, उसमें सब्सिडीज लेकर आना, मत्स्य पालन हो जिस प्रकार से, ये किसान के बहुत लंबा फील्ड है जिसके अंदर जाकर सरकार ने, और इसको सबसे बड़ी बात है कि अब की बार एक खास बात आएगी कि इसको अवेयर करने की मुहिम चलाई जाएगी। कई हमारे किसान भाइयों को उनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से लोन किस प्रकार से 0% पर मिलता है, किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है। ये अवेयरनेस कैंपेन भी इसके साथ साथ अधिकारियों की जो जिम्मेवारी लगाई जाएगी इस कैंपेन को चलाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किस प्रकार से किया जाए ताकि हर गांव के अंदर या 2 गांव को जोड़कर कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण हो। हर व्यक्ति जो बड़े बड़े पैलेसेस में नहीं जा सकता, वो अपनी गरीब बेटी की अपनी बेटी की शादी गरीब व्यक्ति उन पैलेसेस में, उन कम्युनिटी सेंटर्स में कर सके। इस प्रकार की जो स्कूल की व्यवस्था है, जिस प्रकार से सांस्कृतिक विद्यालय बनाए गए हैं आसपास के क्षेत्रों में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करना। और जिस प्रकार से अब एरोड्रम के ऊपर ले लीजिए, ये जो संस्थान अभी पिंजौर से लेके करनाल होते हुए भिवानी तक और हिसार के अंदर हब बनाने की बात चल रही है, इसके अंदर हमारे पायलट्स को ट्रेन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब 10 जेट लेकर आए थे तो उसमें एक टारगेट था पिंजौर जो एरोड्रम है उसके ऊपर। ये माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पहल भी थी कि 200 पायलट प्रति वर्ष यहाँ से ट्रेनिंग होकर निकले, पायलट बनकर निकले, ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपनी सेवाएं दे सके। तो हमारा तो इस प्रकार से प्रयास रहेगा कि जो एक रोजगार नॉर्मल रोजगार होता है कि 8वीं 10वीं या +2 के बेस पर ग्रेजुएशन नॉर्मल, लेकिन उसके साथ टेक्निकल बड़े बड़े वर्क भी हमारे प्रदेश के युवा करें तो उसके अंदर हमारी पहल रहेगी। तो बजट के अंदर आने पर आप देखिए थोड़ा समय, इसके बाद बजट जब सामने आता है तो हर वर्ग का इसमें पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। वो बजट पहले की सरकारों की तरह नहीं है कि बंद कमरे में 2 लोगों ने बजट बनाया, 4 लोगों ने और एकदम लेकर आ गए, जिस प्रकार से पहले प्रथा चलती थी। अब की बार तो हर व्यक्ति की, हर फील्ड की उसके अंदर सोच को लेकर आए हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से उन्हें लाभान्वित किया जा सके, किस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से मजबूत की जाए, तो ये किसान को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, रोजगार के साधन किस प्रकार से बनाए जाए, ये सारी चीजों को समावेश होगा बजट के अंदर। और बजट के बाद
बाद जो बजट के बाद चर्चा होगी, आपके काफी सवालों का जवाब उसी में आ जाए। बिल्कुल। टीना जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, भाग सिंह जी ने कहा कि ये एक बंद कमरों में बना हुआ बजट नहीं है, एक समावेशी बजट है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है या आप अभी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पर भी जुमलेबाजी मार रहे थे। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश पर आप देखिए 2,43 करोड़ का जो कर्ज चढ़ा हुआ है, ये कर्ज कैसे चुकाएंगे, इसका जवाब तो दे देते हैं यहाँ पर बैठकर। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक्चुअल में है क्या ना, समस्या ये है कि ये चाहते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे अपने सांसदों को, कि सब जाकर जनता के बीच जाकर बजट की तारीफ कीजिए। अरे बजट की तारीफ तो तब करेंगे जब आपके बजट में कुछ होगा, है ना, कोई ऐसा प्रावधान होगा कि हाँ जनता बहुत खुश होगी कि हाँ हमारे लिए इस बजट में कुछ है। आप ये बार बार दिखा रहे, 80 करोड़ जनता को इन्होंने लाइन में लगा दिया राशन लेने की लाइन में। इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। आप देखिए कि तारीफ करते रहिए, क्योंकि ये इनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जाहिर तौर पर ये अपनी पार्टी की बजट जो आने वाला है और जो पुराने बजट उनकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन अगर हम बजटों की तुलना करें, जिस तरीके से यूपीए सरकार मेट्रो से लेकर सड़कों के, आप इनके यहाँ देखिए, इनके सरकार में सड़कों पर 15 किलोमीटर चलने पर इनके यहाँ 150 के करीब खड्डे हैं। आप इसको समझिए कि ना सड़कों का कोई, इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए। किसी भी वर्ग से आप जाकर जनता पर सर्वेक्षण करवाइए, पूछिए। यहाँ CMI की रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर ये खामोशी चुप्पी साध लेंगे। लेकिन ये अपने सरकार की वाहवाही जरूर करेंगे, क्योंकि इनको फायदा भी मिल रहा है। अगर अपने नेताओं की अगर ये तारीफ नहीं करेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जिस तरीके से अगर हम सरकार की बात करें, हमें सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमारी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कम किया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, GST जिस तरीके से, व्यापारी वर्ग जो है वो किस तरीके से त्राहिमाम है, जनता जिस तरीके से आज भी, आप सोचिए कि आप एक छात्र है जो अब पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में है, उसको क्या दे रहे हैं ये ठेकेदारी प्रथा को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन यूपीए सरकार, जिस तरीके से अब कांग्रेस सरकार आएगी 2024 में, ये सब इस सरकार से जो कर्ज जिन्होंने इस कदर बढ़ा दिया है, उस कर्ज को भी दूर करेंगे। क्योंकि आप इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि लगातार ये अपने मंत्रियों के यहाँ इतने मैं इस बात को बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, जिस तरीके से इन लोगों के घर भर गए हैं। लेकिन जिन जनता ने जिनको वोट दिया है, आप उनसे जाकर पूछिए, उनकी जेबें खाली हो गई हैं। लेकिन इनके मंत्री, चाहे आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, ईडी की जांच ये कहाँ करवाएंगे। विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, विपक्ष के लोगों को ये तुरंत ईडी या CBI की इंक्वायरी जांच लगा देंगे। लेकिन इनके मंत्री किसी मौज मस्ती में घूम रहे हैं, वो उस पर बात नहीं करेंगे। मैं बार-बार ये बात बोलती हूं। आपने सारे सवाल सुने होंगे टीना जी के, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी दर की बात हो, या फिर कांग्रेस के कार्य, जैसा उन्होंने जिक्र किया कि यूपीए के दौरान जो भी विकास कार्य किए गए हैं रोडों को लेकर और मेट्रो को लेकर। लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर आपकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इसमें बात पर आना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश जनता के हितों को ध्यान में रखता है। और मेरी बहन टीना जी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर इनके यदि तारीफ नहीं करेंगे तो इनके घर कैसे चलेंगे। तो मेरी बहन, ये कांग्रेस की प्रथा यहाँ खत्म हो चुकी है। वो कांग्रेस के समय में चलता था कि अपने नेताओं की चापलूसी करें और अपने घर भरें। यहाँ तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी तौर पर होता है। कोई अधिकारी या कोई नेता किसी प्रकार की कोताही बरतता है तो उस पर इस सरकार के अंदर कार्रवाई होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि डीजल के प्राइस से अभी आकाश जी ने बहुत अच्छी बात की है कि किसानी है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल के ऊपर टिकी हुई है। मैं उनकी इस बात पर आना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश जो आज डीजल दे रहा है, और आप कांग्रेस प्रदेश जो इस देश के, क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लोग रहते हैं या और पार्टियों की, क्योंकि वहां सभी दलों के लोग रहते हैं। आज आप वहां 100 रुपए से प्लस में डीजल दे रहे हो, 100 रुपए के लगभग, और हम यहाँ 90 रुपए के ऊपर डीजल दे रहे हैं। आप किस प्रकार से किसानों के हतेशी यहाँ बैठते हो? क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय, तो बात उसी प्रकार से की जाए ना। तो आप यदि आपने कोई मॉडल बनाया होता राजस्थान के अंदर,
राजस्थान के अंदर आपने सुविधाएं दी होती तो आप कहते कि हमारी सरकार बनने पर हम इस प्रकार का बने। तो डीजल के अंदर एक पॉइंट के अंदर आप राजस्थान और हरियाणा की तुलना कर लीजिए, आप गन्ने के रेट के ऊपर तुलना कर लीजिए, आप किसी चीज के भी ऊपर अपने कांग्रेस शासित प्रदेश के साथ हरियाणा प्रदेश की तुलना कर लीजिए। अगर एक बार भी आपका राजस्थान प्लस आ जाए, आपकी सरकार जो वहां सुविधाएं दे रही है, हम हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के साथ वचनबद्ध हैं, उनकी हर बात के लिए, उनको हर सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोजगार के लिए। देखिए हमारा अब की बार ये पूरी तरह से प्रयास है कि जिस प्रकार से सरकार की आमदन जो टैक्सेस वगैरह से होती है और जो सरकार के खर्चे हैं उनमें बैलेंस बिठाना, और जो खर्चे हैं और आमदन है उनमें एक तरह से, और जिस प्रकार से कर्ज की बात की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप लोग बने रहिए, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का चल रहा है और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, तो बने रहिए। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जो सारा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जिस तरह से आज बजट पेश होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो हमारे साथ पैनल जुड़ा है उनमें सबसे पहले आप जानते हैं विकास वाल्मीकि जी के पास चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आज बजट पेश होने वाला है और इस बजट को कल्याणकारी बजट कहा गया है और साथ ही साथ सभी वर्गों को लेकर चलने वाला ये बजट पेश होने वाला है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है विकास जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और सभी पैनलिस्ट साथी जो मेरे बैठे हैं चैनल में सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए मैडम, अमृतकाल का ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी चौथा फीडबैक पेश कर रहे हैं और इसमें हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण हितैषी किस तरीके से किसानों को आगे लेके चल सकते हैं, शिक्षा के ऊपर हर क्षेत्र में हमने इस पे जोर देके और उसी हिसाब से बजट लेके आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बजट होने वाला है ये और गरीब कल्याण के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए, किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ये बजट लेके आई हर वर्ष का साल। जी बिल्कुल, जिस तरह से विकास जी ने कहा कि कल्याणकारी बजट होने वाला है, टीना जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमें विपक्ष की तरफ से भी जो सुझाव आए हैं हमने उस पर भी अमल किया है, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं और अब क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, अभी वाल्मीकि जी कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इनकी सरकार के समय क्या हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कैसे? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। इनके यहाँ जो 10% जो अमीर वर्ग है, इनको इन्होंने पूंजीपतियों को और अमीर कर दिया है, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो आज भी गरीब, उसको खाना अनाज मुहैया तक नहीं हो पा रहा है। तो ये समझने की भी जरूरत है कि ये कहने में अच्छा लगता है, ये बोलने में बहुत और भी अच्छा लगता है कि हाँ कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है, हमारी सरकार वैसा कर रही है, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, आज भी जो है लोग जो है आज भी ये सोचते हैं कि ऐसा बजट हो जिसे हमारे लिए कोई ऐसी सुविधाएं दी गई हो, हमारी पेंशन नहीं काटी जाए। जिस तरीके से इस सरकार ने क्या किया है, जो पेंशन दी गई जा रही थी उनकी पेंशनों को काटा, आयुष्मान कार्ड काट दिए गए। किस तरीके से आप समझिए कि बुढ़ापा पेंशन की जिसके ऊपर जो लोग सोचते हैं कि कल्याणकारी राज्य है, उस राज्य में ऐसा हो रहा है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। आयुष्मान कार्ड के लिए तो दूसरी योजना भी चलाई गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, चिरायु योजना भी चलाई गई है। सरकार की इसीलिए तो वाहवाही हो रही है कि सरकार स्कीम्स जो है या ऐसे स्कीम्स जो लॉन्च करती है कि जनता को गुमराह हो जाती है। जनता सोचती है कि आज एक स्कीम आज लागू की गई है, तुरंत उसको याद रखे या भूल जाए, इससे पहले दूसरी लागू कर दी जाती है, तो कंफ्यूज हो जाती है कि अरे उज्ज्वला योजना आज कहाँ महिलाएं जो है रिफिल नहीं करा पा रही हैं आप गैस सिलेंडर। आप सोचिए, उज्ज्वला जो सुनने में बहुत अच्छा लगा, हर पेट्रोल पंप पर होर्डिंग्स लगे हुए थे, मोदी जी एक महिला भी थी, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला गैस योजना। आज उज्ज्वला के नाम पर किसको फायदा हो रहा है? कोई ऐसा बेनिफिशियर है जो इनके पास ऐसा कोई ब्यौरा है जो ये दिखा सकते हैं कि इतने सिलेंडर दिए गए थे? गैस इतनी महंगी और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि भैया भरे कैसे? जिस चूल्हे से निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वही महिलाएं चूल्हे पर वापस चली गई हैं। तो फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? वाहवाही आरोपों की तो बात हो गई। टीना जी, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मैंने आपसे एक सवाल किया था कि विपक्ष के भी सुझाव मांगे गए थे, तो आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? क्योंकि विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से ये कहना कि हाँ हम भी कहेंगे कि हाँ हम सरकार की क्योंकि तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष का कोई सुझाव इस तरीके से अगर विपक्ष का सुझाव माना जाता, ओपीएस लागू करने के, हम देखते हैं कि ओपीएस लागू करेंगे क्या? ये कोई सुझाव नहीं मानते हैं। लेकिन ये बोलने में मैंने कहा कि बहुत माहिर हैं, शातिर लोग हैं जो इस तरीके से जनता आपके सामने बोल देते हैं कि हाँ हम तो विपक्ष की भी सुनते हैं। विपक्ष की कैसे सुनते हैं? विपक्ष की तो संसद में बोलने तक नहीं दिया जाता विपक्ष को। तो ये विपक्ष के जो विपक्ष के कोई भी ऐसा जिसे कहें कि आपको सुझाव को तो मानने की बहुत दूर की बात है। जी, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से टीना जी आरोप लगा रही हैं कि हमारी तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं वो माने नहीं जाते। देखिए, अभी मेरी बहन टीना जी बात रखी थी गरीबों की, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके समय में गरीबों को इन्होंने 75 साल जो देश में सबसे ज्यादा इनकी टीना जी कांग्रेस की प्रवक्ता, एक बार थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, मैं लेट जुड़ा, मेरे को जानकारी नहीं
तो मैं बताना चाहूंगा कि टीना जी, इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को 75 साल, एक मिनट सर, 75 साल में आपकी सरकार, अटल जी की भी सरकार थी, 75 साल में आपने उनको भी काउंट कर लिया। अब अभी मैडम पेपर के अंदर नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 28,89,000 लोगों के बीपीएल कार्ड बने हैं मैडम, जिसकी आप बात कर रहे हो। क्राइटेरिया केंद्र सरकार ने 1,20,000 रुपये रखा था, उससे भी आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस क्राइटेरिया को 1,80,000 रुपये करने का काम किया। और जो आप 2,47 करोड़ खर्च कैसे बढ़ा, इसका जवाब दीजिए। आपके समय में 1.25 लाख लोग तो ऐसे थे जो इनकम टैक्स पे किया करते थे, उन लोगों को पेंशन मिल रही थी मैडम। हमने 500 लोगों को पेंशन और बीपीएल देने का काम किया है। और मैडम आपके समय में तो सोचा भी नहीं था सर, इतना बड़ा जो आंकड़ा है। हमने जो सरकार को, लोगों को, जो मध्यम वर्ग के भी नीचे जो लोग आते हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार क्या हुआ करती थी मैडम? कभी बीमार हो गया, उनके परिवार में कोई बीमारी आई, ये अतिरिक्त बोझ हुआ करता था उनके ऊपर। हमारी सरकार ने लोगों को जोखिम फ्री करने का काम किया है मैडम। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए मेरे को लगता है, लेकिन विपक्ष खामखा की राजनीति करने में उलझ जाता है मैडम। अभी हमारी बहन टीना जी कह रही थी, अगर उनके पास कोई आंकड़े उनके समय के तो वो प्रस्तुत करे। अगर वो हमारे को कह रही है रटी चीजें हैं, आंकड़ों का खेल है, तो टीना जी को रखनी चाहिए जो चैनल के ऊपर आपके जिम्मेवारी के साथ रखे कि हम क्या देते थे और आपने क्या बेहतर नहीं किया और हमने अपने समय में क्या बेहतर किया। टीना जी रखो वो बात। अगर टीना जी के पास भी तो आंकड़े होने चाहिए ना। अगर हमारे पास रटे रटाए आंकड़े हैं भाजपा के प्रवक्ताओं के पास, तो टीना जी के पास भी आंकड़े होने चाहिए। उन्होंने अपने समय में क्या बेहतर किया। मैं मानता हूँ टीना जी विपक्ष की प्रवक्ता है, इनकी जिम्मेवारी है, भूमिका है, सवाल उठाने चाहिए। ठीक है, विपक्ष का काम है, सवाल उठाएगा, लेकिन जो सरकार ने किया है, सरकार उसका काम भी गिनाएंगे, लोगों तक जाके पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आऊंगी विकास जी आपके पास लौटकर। बाग सिंह जी, जिस तरह से आपने सुना होगा, टीना जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उज्ज्वला योजना को लेकर, और उनकी तरफ से यही साफ तौर पर कहा गया है कि सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये उज्ज्वला योजना जो है वो खुद ही चूल्हे में चली गई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से जो इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए बहुत से फैसले लिए जाते हैं और पिछली सरकारों द्वारा भी लिए गए हैं। अभी मेरी बहन टीना जी ने एक बात कही, बड़ी खूबसूरती से कह गई है कि आज भी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। इनकी बात बहुत वाजिब है। ये 8 सालों का हिसाब मांगते हैं, 7 साल के अंदर ये कितने कदम ये बढ़ाकर आए हैं। जब वैसे बात करें, जब देश आजाद हुआ था तो डॉलर उस समय कितने का था, और जब 2014 में इनकी गवर्नमेंट गई है तो डॉलर कहाँ पहुंचा था। ये इतना डिफरेंसेस वहां है। आज भी बेशक मैं ये उस पर क्रिटिसाइज नहीं कि कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की होती है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देश चला करते हैं। दूसरा, इन्होंने ओपीएस के ऊपर बात की है, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर बात की है। क्या 10 साल की हुडा सरकार ने इस बारे में कितना बड़ा फैसला किया। जिस प्रकार से उस समय मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी थे, जिस प्रकार शुरुआत हुई थी, तो वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मेरे ख्याल भारत सरकार में। तो उन्होंने कहा था, उनकी खुद की वर्डिंग है, मैं आपको उनकी पूरी डिटेल भी दे सकता हूं। उन्होंने लिखित में कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से देश बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। मैं ये बातें आपके कांग्रेस नेताओं की सरकार में रहते हुए कही, जिस समय मांग की जा रही थी। आज अब सरकार में नहीं आप इस चीजों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, कई फैसले राजनीतिक तौर पर लाभ और हानि को देखते हुए लिए जाते हैं, सारी पार्टियां लेती हैं, आप भी लेते हो कई बार उस चीज के फैसले। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने काफी चीजों के लिए सिर्फ ये 8 साल के कार्यकाल को जिम्मेवार बना दिया, सारा दायित्व झाड़ दिया, तो इसका मतलब कि ये अभी हुआ है, आज से पहले आपने कभी कुछ नहीं किया। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो कि जिस प्रकार से उसे बंद किया गया हो या उसके विपरीत कार्य किया गया हो जो देश के हित में हो। इसी प्रकार से प्रदेश में जब बात आती है, आज बजट आने वाला है, आप बजट देखने के बाद मैं जरूर इस चीज में विनती भी करूंगा कि जिस प्रकार से हम किसी न किसी और चैनल पे शाम को जिस प्रकार से भी बैठते हैं, तो इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और जो आज आपको बजट के बारे में बताया गया है, इन सब चीजों का समावेश होगा। सबसे पूछकर, सबकी सलाह लेकर, सबके आइडियाज लेकर, इवन के विपक्ष के साथ भी पूरी तरह से चर्चा करने के बाद हमने पूरी तरह से जो बजट तैयार किया है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी एज ए वित्त मंत्री उस बजट को पेश करेंगे और वो बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बेस्ट बजट होगा और बहुत बढ़िया तरीके से उसके अंदर हर चीज को एक एक बिंदु को छुआ जाएगा। बेस्ट बजट होगा बिल्कुल, और सबको उम्मीदें भी यही हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी बने हुए हैं। आकाश जी, जैसे कि आप इस चर्चा को सुन रहे होंगे तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ओपीएस का जिक्र हुआ है और साथ ही साथ जो सिलेंडर के दामों का भी जिक्र हुआ है, इस पर मैं जानना चाहूंगी कि बजट के लिहाज से किस तरह से इसको देखा जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा आंसर इस पर ड्यू बनता है वो है डॉलर प्राइस। तो सबसे पहले कांग्रेस की अपनी बहन को मैं बता दूं, जहां तक डॉलर की बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर अमेरिका हैज बीन इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। नाउ व्हाट इज द फॉलोआउट ऑफ दैट? The fallout of that has been that American dollar has increased against all currencies, not only against Indian rupee. तो अगर ये तुलना कर रही है कि हिंदुस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, ऐसा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी, उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, इस वजह से डॉलर बढ़ा है। तो इसलिए जो है इसको किसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कमी मानना सही नहीं होगा। अगर मेरी बहन कहेंगी तो मैं फर्दर उनको पूरा का पूरा ग्लोबल डेटा और पूरी कंट्रीज का डेटा दूंगा। अब आ जाते हैं गैस के ऊपर। गैस का इश्यू ये है, देखिए गैस जो है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन सारी दुनिया में इंपैक्ट हुई है। मैंने शुरू में ही जो है शो के बताया था, उसमें मेरी बहन भी सुन रही होंगी कि आज दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जहां कभी महंगाई होती ही नहीं थी, वहां महंगाई 40 साल का हाईएस्ट टच करके 9% तक पहुंच गई थी। यूके, जर्मनी, वहां एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई है। तो आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब इतनी बड़ी वॉर होगी, कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमें उसका सहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए इस चीज में मैं अपनी बहन के साथ हूं कि आज की तारीख में हमें अपने बुजुर्गों का जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किस तरीके से? ओपीएस जो है, क्या उतने फंड्स किसी भी स्टेट के पास है या हरियाणा स्टेट के पास है? देखिए स्टेट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने अपने किसान भाइयों का भी बेनिफिट करना है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें युवकों को रोजगार भी देना है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। तो आज अगर ओपीएस से वो फंड डाइवर्ट करते हैं तो जो हमारे गरीब भाई बहनों के वेलफेयर के लिए, हमारे किसान भाइयों के वेलफेयर के लिए फंड्स कहां रहेंगे? ऑलरेडी देखिए डेफिसिट यानी सरकारी घाटा चल रहा है, ऑलरेडी इकोनॉमी एक क्राइसिस में से निकली है। प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं सैल्यूट करूंगा कि जहां दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में, वहां प्रधानमंत्री साहब ने इंडियन इकोनॉमी को नेविगेट इतना बढ़िया किया हुआ है कि आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहां बातें हो रही थी इकोनॉमी की, और बता दूं, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे। और ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है कि 2027 में हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और फर्दर बता दूं, 2035 में वील बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसलिए बीजेपी सरकार इकोनॉमी को बहुत बढ़िया चला रही है। ये डेटा मेरा नहीं है, ग्लोबल एजेंसी का दिया हुआ डेटा है, कहीं से भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। बट जहां तक बजट की बात है, बजट में मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली कई ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। और अगेन रिटरेट, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक की एरिया होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कर ही रही। जी टीना जी, आपने बीजेपी की तरफ से भी उनकी बातें सुनी और हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं, उनकी भी आपने बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। आप मुस्कुरा रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया कि प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज कैसे बढ़ा। ये फायदा जनता तक तो नहीं पहुंचा, ये कर्ज बढ़ाया कैसे गया? जिस तरीके से 2 लाख मैंने बताया 43 करोड़, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। आप देखिए कि अगर हम सरकार में आएंगे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि हम इस कर्ज को कैसे मुक्त करेंगे सरकार को, प्रदेश को। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर ये बजट में अब इनके लिए भी समस्या है कि इतना सारा कर्ज बढ़ रहा है कि, लेकिन ये फायदा किसे हुआ है? ये सिर्फ इनके मंत्रियों को हुआ है। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। ये जो प्रदेश पे बजट बढ़ा है, इसका फायदा जनता तक नहीं पहुंचा है। और अगर जनता तक पहुंचता तो आज जनता जो है वो इनसे खुश होती कि हाँ, आज किसी भी वर्ग, किसी भी आप अपने चैनल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से सर्वेक्षण करवाइए, सर्वे करवाइए, आप पूछिए कि क्या ये जनता तक ये पहुंचा है? गरीब वर्ग किस तरीके से परेशान है। अब वोट के समय इन लोगों को वोट दिया जाता है क्योंकि इनके पास कहेंगे कि थिंक टैंक बहुत अच्छा है, या ये कहें कि इनकी जो IT सेल है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है कि
जो स्कीम्स आती हैं उनका प्रचार जोर शोर से किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की बजाय मुझे लगता है कि ये प्रदेश की जनता पर खर्च होना चाहिए, उनकी जेबों में पैसा पहुंचना चाहिए, उनके विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। विकास जो ये शब्द इन्होंने गढ़ा, एक तरीके से विकास मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन ये बोलते क्या है, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज लोग विकास नाम से डर रहे हैं। बच्चे का नाम विकास नहीं रखते क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों के दिलों के अंदर जो डर पैदा कर दिया है। जिस तरीके से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, वो किस तरीके से लचर है, प्रदेश जो है नशे की हालत में जूझ रहा है। इस प्रदेश की अगर हम बात करें तो अनेकों समस्याएं हैं। जहां नंबर 1 था ये प्रदेश, आज वो जैसे राहुल जी ने कहा था कि वर्ल्ड मतलब बेस्ट, ये क्या कहते हैं, चैंपियन बन गया है बेरोजगारी में नंबर 1। जहां प्रदेश नंबर 1 एक तरीके से निवेश में था। आप देखिए कि गुड़गांव में जिस तरीके से निवेश आता था, बाहर से भी किया जाता था, स्मार्ट सिटी बनाया गया था, वो सब कुछ इन्होंने एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गर्त में कर दी गई है, हम इनके किसी भी जिस तरीके से जुमले देते हैं जनता के बीच, हम इनसे कैसे खुश हो सकते हैं। हम विपक्ष होने के नाते ये नहीं है कि हम हमेशा इनकी आलोचना करें। अगर कुछ अच्छा करते हैं, जैसे इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा लॉन्च किया, इनिशिएट बहुत अच्छा था। हम लोग, मैं खुद एक महिला हूं, हम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ एक सरकार ने कैसा, लेकिन उसका बेनिफिट आप देखिए कि जिस तरीके से महिला को जो संसद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, विनेश फोगाट रो रही थी, संदीप कुमार, आज तक संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया है। ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि अगर आप महिला को सुरक्षित नहीं है, जनता महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। हम किसी और दिन चर्चा करेंगे क्योंकि आज क्योंकि वक्त की कमी हो रही है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ सबसे। बाग सिंह जी, इस बजट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए महिला सुरक्षा पर? आप खुद एक महिला है, आप इस बात से सहमति रखती होंगी मेरी इस बात से कि क्या महिला सुरक्षा पर कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या इस बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए? आप इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी छात्राएं सुरक्षित नहीं है इस समय। प्रदेश के अंदर एक समय में जब हरियाणा सरकार में कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, तो लोग एक तरीके का एक डर था कि हाँ हम छात्राओं को परेशान ना करें। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर आज जाकर देखिए किस तरीके से छात्राएं जो है सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या इस बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और हम इंतजार करते हैं आज का बजट पेश हो और उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। मैं आपसे सब 10-10 सेकंड का टाइम है। भाग सिंह जी, अपनी फाइनल कमेंट बताइए इस बजट को लेकर। बहन टीना ने बजट पे बात की थी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है और प्रदेश में रहने वाले जो बड़े व्यापारी वो ईमानदारी से, आज जीएसटी कलेक्शन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रति व्यक्ति यदि देखा जाए जीएसटी कलेक्शन एवरेज अगर की आंकड़े लेकर आते हैं तो हरियाणा। विकास जी, आपकी प्रतिक्रिया बजट को लेकर? विकास कर सकते। विकास जी, आवाज आ रही है आप तक? मुझे लग रहा है उनके पास आवाज नहीं जा रही है, तो आज समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ आकाश जिंदल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है और ऐसे में जनता को भी खासा उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, लेकिन आज जब बजट पेश होगा उसके बाद पता चलेगा कि किस वर्ग को क्या कुछ सौगातें मिले हैं। तो फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।